postulates complete हो गए थे. I think we had derived energy derivation, total energy, potential energy, kinetic energy, right? No, sir. No, sir. बाकी Sir, we have to do that. Total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Here, potential energy, we are talking about electrostatic potential energy. हम यहाँ पर जिस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. That is the energy due to interaction between electron and nucleus. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके कारण जो एनर्जी पिक्चर में आया है. यू नो, चलो हम वन बाय वन दोनों को कैलकुलेट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का. वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन. अब हमें एटम का चाहिए. सो हाइड्रोजन लाइक एटम में वी हैव वन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का भी काउंट करना है, न्यूक्लियस का भी काउंट करना है. क्या न्यूक्लियस मूवमेंट पे है या न्यूक्लियस स्टेशनरी है? बताओ. Stationary. स्टेशनरी है. Kinetic energy of nucleus will be zero. Right? 0. mv square by r kz square by r square, one of the postulate of Bohr's model. इस postulate में इस r को हमने कैंसिल कर दिया. हाफ mv square, half as it is, mv square is replaced by kz square by r. kz square by r. Is that okay? Kinetic energy. Yes, sir. Potential energy of nucleus plus electron k q1 q2 by r. q1 charge of nucleus, q2 charge of electron, plus ze minus e upon r minus. सर वहाँ पे 2r क्यों लिया था? Clear? यस सर. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव किया है. पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर. यस सर. Yes. q1 q2 क्यों ऐसा लिखा है बताने की जरूरत नहीं है ना अभी. जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो जो बंसल हैं, सुना है कौन बंसल? क्लासेस ना. Sir, classes है ना. क्लासेस ना. हाँ बंसल classes हैं. सर, मिनी बंसल, फ्लिपकार्ट. डेथ होगी ना उनकी अभी. एक मिनट बंसल सर नहीं बोल रहा हूँ. एक फ्लिपकार्ट के CEO. फाउंडर, फ्लिपकार्ट के फाउंडर का नाम पता है? No sir. हालांकि अभी उन्होंने फ्लिपकार्ट सेल आउट किया है, वॉलमार्ट को किया है शायद. वो भी कुछ परसेंट, मतलब आई डोंट नो कि 100% क्या है कितना क्या है.
तो फ्लिपकार्ट के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, विनी बंसल एंड हिज ब्रदर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो आईआईटी में थे उस टाइम, फाइनल ईयर सचिन में बंसल। सचिन बंसल सर। सचिन बंसल। तो वो उस टाइम आईआईटी दिल्ली में थे, 4th ईयर में, जब मैं 1st ईयर में था। और पता है उसका थोड़ा सा तो मैं बताता हूँ मैं भी, जो फ्लिपकार्ट है उसकी कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या थॉट प्रोसेसिंग था उसका पूरा एग्जैक्टली, मतलब बहुत जब हम 1st ईयर में थे, वो फाइनल में, तो उसी टाइम उन्होंने जस्ट एक थोड़ा सा साइट डेवलपमेंट स्टार्ट किया। जब हम 3rd ईयर में आए तो उसे फंडिंग मिली, मतलब 2 साल में किसी ने फंडिंग की, और जब हम फाइनल ईयर में थे वो रिक्रूटमेंट के लिए भी आए थे। उस टाइम बहुत छोटी कंपनी थी फ्लिपकार्ट, ऐसा है। अभी तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है रिटेल में, एफएमसीजी में। उन्होंने थॉट प्रोसेसिंग कुछ ये था, आईआईटी में जैसे कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट होती थी, प्रोफेसर बुक सजेस्ट करते थे कि ये बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। डे 1 पे जब कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो एक पेज मिलता था, फिजिक्स की ये बुक्स आपको लेनी है, केमिस्ट्री की ये जरूरत पड़ेगी। अब लाइब्रेरी में तो आप वहां से इशू करा सकते हैं, और लाइब्रेरी में लिमिटेड होता था, तो कुछ बच्चे उसको परचेज करते थे। और जहां से परचेज किया जाता था, नेहरू पैलेस एक जगह है दिल्ली में, तो नेहरू पैलेस वहां से रफली था शायद 8 या 9 किलोमीटर आईआईटी से। तो होता है था, बुक्स की किसी को भी जरूरत पड़ी तो 8-9 किलोमीटर जाना आना, यदि ऑटो से गए तो शायद बुक से ज्यादा कॉस्ट ऑटो की आ जाती, जितनी की बुक्स नहीं होगी इतना ऑटो में खर्चा हो जाएगा। क्लियर? तो ये मतलब जस्ट इस, ये आईआईटी में 5000 बच्चे थे, 5000 बच्चों को ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने क्या किया, इसको सबसे पहले बुक से स्टार्ट किया कि हम ऑनलाइन क्यों बुक ऑर्डर नहीं कर सकते, मतलब कोई डिलीवर कर दे। जो एक बंदा है डेडिकेटेडली एक दिन में 25 लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज कॉस्टिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कम होगी। तो उन्होंने यहां से इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले बुक्स डिलीवरी होती थी, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल तक सिर्फ बुक्स ही डिलीवरी होती थी फ्लिपकार्ट पर, दूसरी चीजें डिलीवरी नहीं होती थी। मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 2012-13 के बाद उन्होंने दूसरी चीजें डिलीवरी स्टार्ट की। तो ये थॉट प्रोसेसिंग था, और यहां से उन्होंने पूरे थॉट को आगे ले जाते जाते पूरा फ्लिपकार्ट बनाया। डेफिनेटली फिर वो अमेज़न को देखकर, जब अमेज़न इंडिया में नहीं था, उसको कॉपी, उसकी बहुत सारी चीजें कॉपी की, मतलब ठीक है, वो तो एक ऑलरेडी डेवलप्ड बिजनेस था जिसको उन्होंने कन्वर्ट। इवन ज़ोमैटो है ना, आपने ज़ोमैटो किया, क्या आपने यूज किया उनका ऐप तब? मैंने, सर आपने यूज किया था क्या बुक्स के लिए वो ऐप? नहीं मुझे ध्यान तो नहीं है, मैंने यूज किया एक्चुअली। जब तक मैं फाइनल ईयर में आया तब तक बहुत छोटा था वो, मतलब इतना वेल नोन भी नहीं था, तो मतलब मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने कभी यूज किया था ऐसा। सर जोमेटो के फाउंडर भी आईआईटी नहीं थे ना? हाँ, जोमेटो के फाउंडर भी आईआईटी बॉम्बे से थे शायद, और उनका भी ऐसा ही थॉट प्रोसेसिंग था। बताता हूँ एग्जैक्टली उसका भी क्या था। आईआईटी में जैसा मैंने बताया 24 आवर्स, मतलब एक लाइफ चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यदि तुम पूरे रात भर जगोगे तो डेफिनेटली भूख लगेगी लगेगी। अब कैंटीन, आईआईटी में कैंटीन में कुछ लिमिटेड चीजें होती है, काफी लोगों को पसंद आती है, काफी को नहीं आती है। जैसे मैगी 24 आवर्स मिलती है, मुझे पर्सनली मैगी कभी पसंद नहीं है, तो अब मुझे कुछ और खाना है तो क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशली दिल्ली मुंबई में जैसे होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट छोटी सिटी में तो अभी आया है पिछले 5 सालों में। दिल्ली मुंबई में हमेशा से ही होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट था। मतलब मैं 2006 से 2010 आईआईटी दिल्ली में था, हम रात की 3 बजे एम्स में, एम्स दिल्ली में एक पराठे वाला था, वो पूरे 24 आवर्स डिलीवरी करता था। तो हम वहां से काफी बार पराठे वगैरह ऑर्डर करते थे, आलू के पराठे, मतलब मिक्स जो भी अलग अलग वेरायटी के। तो जोमेटो का जो फाउंडर था उसने क्या किया, उसके पास मतलब उस हॉस्टल में उसके पास जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट होम डिलीवरी करते थे खाने की, मेन्यू रखे होते थे। मतलब एक फिक्स हो गया कि हाँ यहाँ पे इस रूम में, इसके रूम में मेन्यू रखें। तो कोई भी आता, किसी को कुछ ऑर्डर करना, उसके रूम में आता, मेन्यू इसने ऑर्डर किया, मतलब एक फिक्स जगह लोकेशन बन गई। मतलब किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होता तो उसने ठीक है अपने पास रख लिया। फिर उसने वहां से दिमाग चलाया, बोले जब हर कोई को मैं सर्विस दे रहा हूँ तो क्यों ना मैं इन जो भी ये मेन्यू है इनको ऑनलाइन ही कर दूं। उसने उन मेन्यू को सबसे पहले ऑनलाइन किया, किसके लिए, सिर्फ अपने हॉस्टल वालों के लिए। एक पोर्टल डेवलप किया, साइट डेवलप की जिसको ऑनलाइन करे, किसी को भी देखना अपने रूम में बैठ के कभी भी देख सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू हुआ, और उसके बाद फिर जोमेटो इस पूरे इसमें आ गया। मतलब सब जोमेटो ने ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल तक सिर्फ मेन्यू प्रोवाइड करता था ऑनलाइन, फिर वो डिलीवरी में भी आ गया, दूसरी चीजों में भी आ गया। मतलब एक जस्ट अपॉर्चुनिटी, कहीं किसी को कुछ दिखा और उसी को उन्होंने डिटेल में चीजें डेप्थ में जाते गए। और पता है आईआईटी में ऐसा नहीं कि टेक्निकली तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो,
मतलब नो डाउट सीखना चाहो तो सीख सकते हो, ऐसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों के बीच में तुम रह रहे हो, जिस लेवल का वो थॉट प्रोसेसिंग है, उस लेवल पे तुम भी जाके सोचते हो, या ये बोले तुम्हारा भी एक अच्छा खासा थॉट प्रोसेसिंग है तभी तुम आईआईटी में गए हो। और जब उसी थॉट प्रोसेसिंग के लोग मतलब इतना चीजों को इतना एक्सट्रीम अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग एक साथ मिलते हैं, 4 साल साथ में रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। और वो 4 साल साथ में रहकर जो डेवलपमेंट होता है वही लाइफ में शायद बहुत काम आता है, बजाय वो टेक्निकल नॉलेज। ताकि लाइफ में तुम किसी भी कंपनी में हो, कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम हो तुम उसे इजीली फेस कर सको, उसे सॉल्व कर सको। और यही रीजन है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आईआईटी से पढ़ा हुआ, वो ये जॉब क्यों कर रहा है, मैनेजमेंट का जॉब क्यों कर रहा है किसी कंपनी में, सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर में क्यों काम कर रहा है। तो अगेन वो मैटर ही नहीं करता उसने क्या पढ़ा है, मैटर ये करता है वो जहां भी काम कर रहा है उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना इजीली चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है। टीचिंग में अब मैं आईआईटी से नहीं भी पढ़ता तब भी मैं टीचर बन सकता था, ऐसा है। तो टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कि आईआईटी से पढ़ना मेरे लिए डिग्री लेना जरूरी था, बट आईआईटी में 4 साल रह के जो मैंने सोचा समझा, कैसे चीजों को डील किया जाता है, कैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन था उनको कैसे घुमाया और कैसे समझा जाता है, मतलब वो शायद काफी कुछ यूजफुल है जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आईआईटी जब मैंने पढ़ा था मेरे 37% मार्क्स आए, केमिस्ट्री आई गॉट अराउंड 97 मार्क्स आउट ऑफ 184, तो 184 में से 97 मेरा है, मैं कैसे पूरा अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा, यदि मैं सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने के बाद पढ़ा था। तो मैटर ये करता है कोई भी क्वेश्चन सीखने की, सिखाने की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, शायद ये मैटर कर जाता है, कहीं ना कहीं ये टैग मैटर कर जाता है कि हाँ तुम्हारे टीचर्स आईआईटी से एनआईटी से तो ऑलरेडी उस फेज से निकल चुके हैं, और काफी कुछ शायद कॉलेज में जाके वो ऐसे लोगों के बीच में हैं जिन्होंने ये सारे टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर किए। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक आईआईटी एनआईटी से है तो ही अच्छा टीचर होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिल जाता है। एक अच्छा टीचर नॉन आईआईटी नॉन एनआईटी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या आईआईटी से पास आउट होने के बाद भी कोई अच्छा टीचर हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है वो आईआईटी से बट उसे पढ़ाने में इंटरेस्ट हो। जब पढ़ाना एक ऐसा है जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम मेरे सामने भी नहीं, आई डोंट नो कि कोई सो भी रहा हो तो पता नहीं, बट एक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या आप बच्चों को डील करना है, उनकी प्रॉब्लम सुनना है। एक ही क्वेश्चन, ये यहाँ से 2 कैसे आया मुझे पता है, ऐसा नहीं आज ही पूछा, मुझसे 4 बार भी पूछा होगा तो मैंने उसको बताया, तो उसका पेशेंस भी होना और उस चीज को एंजॉय करना, मतलब वो मैटर कर जाता है। किसी बच्चे ने पूछा था अभी चैट बॉक्स में सर आप टीचिंग में क्यों आए, तो अगेन मुझे अच्छा लगता है लोगों से डील करना, इंटरेक्ट करना, मतलब लॉकडाउन में घर पे बैठ के मैं ऑलमोस्ट 500 बच्चों से डील कर रहा हूँ, इससे अच्छा और क्या चाहिए। चलो कॉपी किया है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी kz स्क्वायर बाय 2r, पोटेंशियल माइनस kz स्क्वायर बाय r, ऐड कर दो दोनों को तो ये तो कॉमन आ जाएगा 1/2 -1 -1/2 बच जाएगा। तो काइनेटिक और टोटल सेम वैल्यू विद डिफरेंट साइन, टोटल एंड पोटेंशियल सेम साइन बट यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 हियर। जब तुम टोटल एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, मतलब सब कुछ रिलेटेड है, जस्ट 1-2 फैक्टर प्लस माइनस साइन का डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सर इंटू 2 कैसे है? कॉपी करो, बताता हूँ। हाँ, 2 कैसे आया? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2, आर को लिखा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में डिराइव किया होगा हमने रेडियस का फॉर्मूला 4/2, सो 4/2 2 बचा हुआ चेक कर लो। इज दैट ओके? सर वो 4 पाई स्क्वायर वो सब याद करना है। मुझे भी याद नहीं है, बट यस वेलोसिटी रेडियस वाला रिलेशन मुझे याद है, ये मुझे याद है। आर का वैल्यू पुट करके मैं डिराइव कर सकता हूं। एक बार क्वेश्चन आया है इसमें जेई में, उसमें क्वेश्चन ये आया था, उन्होंने क्या किया, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया, तो अब पूछा टोटल एनर्जी बताओ। तो फिर हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर 1। तो मास को डबल किया तो टोटल एनर्जी भी डबल। तो भले नहीं पता हो, डिराइव करते आना चाहिए। ये याद मुझे भी नहीं है, मुझे वेलोसिटी का पता है, रेडियस का पता है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर, उसका v का भी पता है। वो भी नहीं पता तो डिराइव कर सकते हो एग्जाम में विदिन 1 मिनट और 2 मिनट, राइट? सर टोटल एनर्जी के बेसिक फॉर्मूला में हम मास कैसे ला सकते हैं फिर वैसे? नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। सर टोटल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, इजीएस्ट फॉर्मूला, उसमें हमने आर का वैल्यू ले लिया ताकि मास आ गया। तो ऐसे ही मतलब वेरियस क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यूज लेंगे ना कि जिससे हमें जिसका रिलेशन बोला है। यस, जिसका रिलेशन बोला है उसको बेसिकली लेकर आना है। Now, if you put all this constant in SI unit, तो ये वैल्यू आता है 21.8 10 to the power minus 19 जूल, और ये एनर्जी है 1 एटम का into z square by n square। 21.8 10 to the power minus 19 जूल, इसे अर्थ में कन्वर्ट करोगे 21.8 10 to the power minus 12 अर्थ पर एटम z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। वन मोर यूनिट, ये तुम्हें याद रखना है, और एक भी याद रख लोगे तो सर दूसरा सेकंड वाला क्या है? एक मिनट, 21.8 10 to the power minus 19 जूल पर एटम। 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्थ। तो जूल और अर्थ का कन्वर्जन क्या है सुन लेना, फिर कॉपी करना। 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्थ। ये सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 10 to the power minus 19 जूल। यहाँ पे 1.6 10 to the power minus 19 का मल्टीप्लाई करो, 1.6 into this will be 21.8, ये आ जाएगा। किलो कैलोरी, ये मैंने माइनस एक्स्ट्रा रख दिया। किलो कैलोरी में 313.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये पर एटम चल रहे थे, पर मोल पे आ गए किलो कैलोरी। कैलोरीज
1 calorie is 4.18 joule. E नॉट कोई भी कांस्टेंट जिस यूनिट में लेना उस यूनिट में E नॉट कर सकते. Z atomic number, A number of orbit. सर सेकंड वाला एक बार रिपीट करो ना, नेटवर्क इशू. 1 joule is 10 to the power 7 अर्थ. तो जूल को अर्थ में कन्वर्ट किया है, -19 का -12 हो गया. और थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन ये लिया जा रहा है, बच्चे रेंडमली एब्सेंट रह रहे हैं. थोड़ा ध्यान रखो, एब्सेंट बिना रीजन के हमें नहीं रहना है. जब तक अनअवॉइडेबल रीजन हो हमें एब्सेंट नहीं रहना है. कभी 3 बच्चे एब्सेंट, कभी 4 बच्चे एब्सेंट, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग. सर ये फॉर्मूला एटॉमिक नंबर को फाइंड करने के लिए भी यूज होता है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. कर सकते हैं. हो गया कॉपी? यस सर. Now can you write total energy, potential energy and kinetic energy in electron volt per atom? लिख सकते हो यहाँ पर. टोटल तो मैंने बताया ही, पोटेंशियल और काइनेटिक कितना होगा. Is there any relation between potential energy and total energy, kinetic energy and total energy? Yes, sir. यस सर. बताओ वैल्यू. सर कौन से यूनिट में? तो 4 में से कौन सी यूनिट में बतानी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल डबल ऑफ टोटल एनर्जी, इसका 2 टाइम्स कर दिया. काइनेटिक माइनस ऑफ टोटल, तो माइनस माइनस प्लस. इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर. सर मैंने ई नॉट में निकाला. E नॉट का वैल्यू 13.6 रख दो. चलो मुझे जल्दी से n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू इंफिनिटी इन ऑर्बिट्स का एनर्जी निकाल के बताओ. n का वैल्यू टोटल एनर्जी, इफ आई एम सेइंग एनर्जी दैट मींस टोटल एनर्जी. सो मुझे 5 वैल्यूज निकाल के बताओ. कैलकुलेशन है विदाउट कैलकुलेटर. यहां पर इस फॉर्मूले में इनका वैल्यू रखना है. सर 3.4 EV atom Z square. फर्स्ट का.
सब कैलकुलेट करके रखो अपने, टोटल एनर्जी ना, सारे कैलकुलेट करके अपने पास रखो नोटबुक में, मैं जब पूछूंगा तब बताना। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी इज minus 13.6. minus 13.6. 0.6 electrovolt. सेकंड minus 3.4. minus 3.4 जेड स्क्वायर कहाँ गया, जेड स्क्वायर भी तो बोलो। थर्ड minus 1.5. 1.5. 1.5 फोर्थ minus 0.85 minus 0.85. चलो, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसका और सबसे कम किसका है? फर्स्ट का पहले का ज्यादा है। सबसे ज्यादा फर्स्ट का सबसे ज्यादा है। infinity highest, one lowest. lowest one का Zero Infinity. is maximum value minus 13.6. Z square is the minimum value, minus is the minimum, here maximum. So energy is increasing from here to here. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है जिसका एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर, अप एरो। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डायग्राम, इसे कहा जाता है एनर्जी डायग्राम। फर्स्ट एनर्जी स्टेट, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी लेवल, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड मतलब सबसे लोअर, क्लियर? अच्छा, इसके ऊपर नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी कौन सा है? सेकंड ऑर्बिट 3.4 विद नेगेटिव साइन। दिस इज कॉल्ड, ऑल हायर एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मींस हायर एनर्जी, क्लियर? सो इन्हें एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल बोलेंगे। n equal to 2 is called first excited state. Here, second orbit, first excited state. N equal to 3 is called second excited state. 4 is called third excited state, and so on. Clear? Now the question is, so what do you mean by n equal to infinity? ये तो define नहीं होता है। n equal to infinity means practically when you are going out of the atom, when there is no interaction between electron and nucleus, so zero energy, ना velocity ना electrostatic potential energy, जहाँ पे सारा interaction खत्म हो जाता है, just out of the atom. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस 10.2. 10.2. 10.2 जेड स्क्वायर, ठीक है? सेकंड थर्ड का थर्ड फोर्थ का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट एंड थर्ड का ये वैल्यूज थोड़े बहुत याद रहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर पाओ। ओके, फर्स्ट एंड इंफिनिटी का जल्दी से एनर्जी डायग्राम बनाओ, जितना भी बोर्ड पे लिखा है सब कुछ लिखना है तुम्हें।
सर ये हर एक एटम के लिए है ना? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम विच वी आर डीलिंग इन बोर्स मॉडल, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। Is that okay? यस सर। Ayush, Archita, Archisa, Arya, is that okay? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिहिर, यस सर। nth excited state means n plus 1 orbit. एक्साइटेड स्टेट जो भी बोला है उसका +1 नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। ग्राउंड स्टेट मींस फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे ग्राउंड स्टेट को प्रैक्टिकली बताऊं, इट इज नॉट द फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी लेवल। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे तो फर्स्ट ऑर्बिट ही ग्राउंड स्टेट होगा। बाय चांस इफ यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इन सेकंड ऑर्बिट, तो उसका ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट होता है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब जो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। Based on formula, find the following. क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करते जाओ। सर ईएस क्या है? एनर्जी डायग्राम देखो कहीं लिखा है क्या ये? सर सर
सर हमें एनर्जी कौन से यूनिट में लेनी है? जनरली वैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा डील करते हैं अभी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस, बट अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करना है डील। आया आंसर? यस सर। कल हमारा लेक्चर था ना इवनिंग में? यस सर। यस
यस सर। क्या टाइमिंग था लेक्चर का कल? एनी आइडिया एनीवन, कल क्या टाइमिंग था लेक्चर का? सेकंड स्लॉट में था। सर सर 5:50 to 5:15 to 8. 6:30. 5:50. कल का वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था ना, या हो गया था? नहीं सर नहीं। नहीं हुआ नहीं है हुआ सर। सर। ठीक है, तो अभी हो जाएगा, आज कर रहा हूँ, अभी वही देख रहा हूँ। सर यस, सर क्वेश्चन 1 के सी में जो C5+ है, जो उसका ग्राउंड स्टेट कौन से इलेक्ट्रॉन का लेना है, जो सेकंड ऑर्बिट में है या फिर फर्स्ट ऑर्बिट में? क्वेश्चन इज कंप्लीट, ट्राई करो, मैं बताता हूँ फिर बोर्ड पर। इसको बेसिक चलो बताओ मैं अभी। यस सर। यस सर। A part, total energy minus 13.6 Z square by N square. So 13.6 by 9, 1.51 into 4, 6. minus 6.04. volt. B, kinetic energy plus 13.6, Z is 3, N is 3 square. Second excited state, third orbit. हाँ, किसी को डाउट है क्या इन फर्स्ट टू पार्ट में, पूछो अभी। No, sir. सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक एटम है, सारे 1 1 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तभी तो ये फॉर्मूला लग रहा है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगता ही नहीं, बोर्ड से एटम नहीं होते, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता। दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर द सब्सटेंस व्हिच हैज 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी minus 27.2, Z 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर, N 1 ग्राउंड स्टेट, so 27.2 into 36 electron volt, Z square upon N square. सर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, -979 sir. माइनस Then multiply by 2. ठीक है, वो 979। कर दो। ठीक, सर सेकंड क्वेश्चन में वो बताना आपने स्टेट कैसे चेंज किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर। सेकंड पे चलें अब हम। सर पार्ट भी एक बार फिर से बताओ। हाँ, पार्ट भी एक बार फिर से बताओ ना फर्स्ट पार्ट। पार्ट भी बताओ ना सर। पार्ट बी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। Z एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे देखा था Li2 प्लस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट, क्लियर। सो N is 3, क्या अभी क्लियर है? 3 स्क्वायर बाय 3 आज सर स्क्वायर, मुझे लगा 32 है।
Whenever electron excite or de-excite between two orbit, हमने इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में सेंड किया है, it has to absorb energy in the form of what? Quanta photon. अब फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc by lambda. एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, याद है एक्साइटेशन एनर्जी लिखा है लेक्चर नोट्स में, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोथ मॉडल. चलो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, energy for the fourth orbit, ground state energy of the first orbit for beryllium 3 plus hc by lambda 12400 upon wavelength in angstrom. इसे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे. एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, कितना डिफरेंस था? 0.85, 13.6, कितना है? 12.75 Z स्क्वायर. इतना फास्ट कैसे कर लिया मैंने? एनर्जी डायग्राम से. फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 13.6, फोर्थ का 0.85, दोनों का डिफरेंस 12.75. नहीं तो फिर मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर रहा हूँ. Z एटॉमिक नंबर, बेरिलियम 4. So wavelength in angstrom 12400 upon 12.75 into 16. क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूँ, तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं सेट कर रहा हूँ. ठीक है, रफली 60.8 एंगस्ट्रॉम. 61 भी है, दिया हो सकता है ऑप्शन. क्या सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर तो हमें वो सब याद करना पड़ेगा ना? यस, 1 2 3 4 का एनर्जी याद रखना पड़ेगा, तो इजीली क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर पाओ. सर अगर उससे ज्यादा है मतलब फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिट का है तो फिर मैं पता है यहाँ पे क्या करता, लेट से E6 होता, लेट से, तो फिर मैं यहाँ पे करता E6 माइनस E1 माइनस 13.6, Z is 4 अपॉन कितना था? 6 6. minus 13.6 Z square which is 4 square upon 1 square. 13.6 into 4 square को कॉमन लेते हैं, minus 1 by 6 square plus 1 by 1 square, 1 minus 1 by 36, 35 by 36 मल्टीप्लाई कर, मतलब फिर कैलकुलेशन कर लेते थोड़ा बहुत, क्या है नहीं याद होता. राइट? यस सर. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क बता देता हूँ मैं. अब कल शायद मैंने होमवर्क नहीं दिया था, राइट, क्योंकि कुछ मिक्सअप क्वेश्चन. Yes, sir. सर ये सब टेस्ट में नहीं आएगा ना, ये संडे वाले? अच्छा, संडे को टेस्ट है, क्या लिखा हुआ है उसमें? सर Photo इलेक्ट्रिक electric इफेक्ट तक है. बाकी सर अब तक. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और वो हमने उड़ा दिया था. तो फोटो अभी इलेक्ट्रिक सैटरडे को लेक्चर में अभी. हाँ, मैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल देता, मुझे भी ध्यान नहीं रहा. मतलब वो 2 लेक्चर का ही, 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगेंगे. तो आज यदि हो जाता हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सैटरडे को उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हो जाते, वो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट. तो अब करना तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या करें बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? सर मनीष सर भी एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं. फिजिक्स सर भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं. मनीष सर भी 2-3 लेंगे सर. सर मनीष ठीक है. सर का भी पोर्शन बाकी है और आपका भी, तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो ना. लेना ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं दिखा है मुझे. लेना सर ये पड़ेगी. पार्ट भी आएगा ना उसमें, आज जो आपने पढ़ा है ये पार्ट भी आएगा ना टेस्ट में? नहीं, एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके पहले वाली हेडिंग है,
हमने बोर्स मॉडल पहले स्टार्ट कर दिया, मतलब मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि संडे को टेस्ट है, नहीं तो मैं आज फोटो इफेक्ट पढ़ा देता, ये करानी थी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे बोला था। और मैंने देखा नहीं होगा, देखा था क्या? नहीं सर, देखा नहीं। तो फिर लेक्चर में बोल दे रहा था। Actually, I am teaching now almost 480 students. मतलब 10th का एक बैच है, 11th के, 12th के, रिपीटर्स के। तो वो क्या होता है कि काफी बार थोड़ा सा चीजें स्लिप हो जाती है, मतलब मैसेज भी काफी बार होता है कि इवन जैसे लेक्चर के बीच में एकदम से किसी का मैसेज आया, देख लिया बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। हालांकि यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं ट्राई कर दूं, विदिन 24 आवर्स से रिप्लाई कर दूं। सर जमा तो कल ले लो ना आप एक्स्ट्रा लेक्चर, क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली मनीष सर लेंगे। कल तुम्हारी छुट्टी है क्या? नहीं सर, नहीं, बीच में का स्लॉट दो खाली है, लेक्चर है। 5:15 to 6:30 का स्लॉट खाली है। वो रिकवरी क्लास है। मैं देखता हूँ और बताता हूँ तुम्हें, है ना? मेरा टाइम टेबल देख के सर। बता देता ओके सर। सर सुबह 4 बजे ले लो। ठीक है। आज तुमने याद नहीं दिलाया यार, मैं तो आज वो अच्छे से हुआ था, 2 लेक्चर थे हमारे पास आज का सैटरडे, मुझे भी ध्यान नहीं आया। अच्छा मैं एक काम करूं, जो इसका फोटोइलेक्ट्रिक का बेसिक स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उसका एक वीडियो लेक्चर शेयर करूं, वो देखोगे तुम? यस सर, यस सर। यस सर। मतलब अभी का ये बहुत ज्यादा Yes, नहीं sir. पुराना है, अगली बैच का मैं शेयर करता हूँ। तुम फर्स्ट लेक्चर देख लो, तो क्या है उस दिन मुझे थोड़ा सा मैं फास्ट करा पाऊंगा। यस सर। यदि मैं कल ले लिया तो अच्छी बात है, कल नहीं ले पाया तो मैं उस दिन। तो जब तुम देखोगे तो जब वीडियो लेक्चर देखते टाइम ही लेक्चर नोट बना ले, मैं शेयर करता हूँ अभी ना, ठीक है? तो सर 6 तारीख के एग्जाम Yes, में sir. ये जो आपने आज अभी सिखाया है वो आने वाला है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक लिखा है तो फिर ये नहीं आने वाला है। फोटो ठीक है। इलेक्ट्रिक इससे ऐड ही। मॉड्यूल के हिसाब से आएगा। मतलब क्या क्या आएगा, बोर्ड थ्योरी के पहले तक का जितना पढ़ा है, बोर्ड थ्योरी जहां से स्टार्ट हुआ वो नहीं आएगा। सर बोर्ड वहाँ पे थ्योरी अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। हाँ सर वो सिलेबस में अप टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। हाँ, तो मैं फिर से बोलता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोर्ड थ्योरी के पहले का है, वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया था, मैं वो उसको, हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं, बाद में पहले कैसे भी पढ़ा सकते हैं, तो मैंने जस्ट स्किप कर दिया था, वो मैं इसके बाद पढ़ाने वाला था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो टेस्ट में भी ये सब, मतलब हमारा अब तक कब का हो चुका होता यदि मैं करता था। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का है, 1.5 से 2 घंटे का, 1.5 लेक्चर मैक्स। मतलब मैं चाहूँ तो सैटरडे को भी कंप्लीट करा सकता हूँ, बट ये तुम पहले से थोड़ा कर लोगे, सैटरडे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो संडे को टेस्ट में आएंगे, और संडे को एडवांस पैटर्न टेस्ट है, दैट विल नॉट बी इजी टेस्ट। मैं भी बोल रहा हूँ ना, एडवांस का पेपर, जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, सिंगल, मोर देन वन, इंटीजर, वो इतने कॉम्बिनेशन में पेपर कभी इजी रहता ही नहीं। तो थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड है ना, 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, नेगेटिव मार्किंग मत करना, जहां तक इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। सर वो लेक्चर आज ही भेजोगे ना आप अभी? अभी जस्ट लेक्चर के बाद। ओके। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी बच्चों से कि वो देखें और लेक्चर नोट्स बना लें उससे, ठीक है, ताकि मैं सैटरडे को थोड़ा फास्ट करवा सकूं, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा फोकस करूं। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट मुझे लिखने दे यार, फिर बोलना। ये एक्सरसाइज 2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिलेबस के ना टेस्ट के, इसलिए मैं स्पेशली एक्सरसाइज 2 दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो।
ठीक है। सेशन एंड कर दूं अभी? यस सर। यस